keep attention, this is the copyright material. Any type of illegal activity is prohibited. The content including voice, image, video, graphical image or material is under copyright of Shrikar Educational Groups. You are not authorized to edit physical or electronic aspect or use it for business purpose or to get any financial benefits. We appreciate or permit for only the fair use of it to gain knowledge and preparing for some exams. You can save and share it to anyone for education purpose, but to any change or addition in this video is prohibited. We are the unit of education which provide the educational content for science stream students. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है ग्राफ, और ग्राफ के अंदर हमने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे। ग्राफ पार्ट 4 तक हमने जिन जिन टॉपिक्स को कवर किया है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ग्राफ पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ ग्राफ कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने लीनियर ग्राफ और पावर ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर लिया था। पार्ट सेकंड के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं। मैंने आपको बायनोमियल इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन दोनों के फैक्टराइजेशन करना बताया, और फैक्टराइजेशन करने के बाद हम किस तरह से उनके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पार्ट थर्ड पे आते हैं। पार्ट थर्ड के अंदर हमने बात की थी पॉलिनोमियल ग्राफ्स के बारे में कि पॉलिनोमियल ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, और पार्ट फोर्थ के अंदर हमने बात की थी रेशनल ग्राफ्स के बारे में कि रेशनल ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। आज पार्ट 5 के अंदर हम जिस ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ और लॉगरिथमिक ग्राफ। दो ग्राफ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में। एक्सपोनेंशियल ग्राफ की इक्वेशन आप यहां पे देख सकते हैं, y इज इक्वल टू a पावर x। यहां पर a एक कांस्टेंट है और a की जो वैल्यू है वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकती है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं वेयर a इज एनी रियल नंबर। और a की जो रेंज है वो कहां से कहां तक हो सकती है, जो लिमिट है कहां से कहां तक हो सकती है, 1 से इंफिनिटी के बीच में। लेकिन 1 भी नहीं होगी और इंफिनिटी भी नहीं होगी, 1 से ग्रेटर होगी और इंफिनिटी से कम होगी। तो यहां पे हम a की कोई सी भी ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो 1 से तो ग्रेटर हो और इंफिनिटी से कम हो। इसके बाद हम रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज ऑफ x की रेंज कहां से कहां तक होगी, x की रेंज होगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। दैट मीन्स आप माइनस इंफिनिटी भी पुट कर सकते हैं और प्लस इंफिनिटी भी पुट कर सकते हैं, और इनके बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आप x की वैल्यू यहां पे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पुट कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का एक एक्सप्रेशन है, y इक्वल्स टू a पावर x। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें मैंने x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट किया है, आप यहां पे देख सकते हैं। अगर मैं यहां पे a टेंस टू द पावर इंफिनिटी करूं तो उसकी वैल्यू हमेशा आपको इंफिनिटी मिलेगी। दैट मीन्स किसी भी टर्म के अगर आप इनफाइनाइट मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा वहां पे। सेकंड एग्जांपल के बारे में हम बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल पे हम देख सकते हैं a टेंस टू द पावर माइनस इंफिनिटी, और a टेंस टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है। कैसे होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a टेंस टू द पावर इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, समझ में आया। 3 के बारे में बात करते हैं। a टेंस टू द पावर 0 और इसकी वैल्यू होती है 1। a टेंस टू द पावर 0 और इसकी वैल्यू होती है 1। किसी भी टर्म की पावर अगर आप 0 कर देंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होगी। चलिए, तीनों एग्जांपल्स में मैंने पहले पुट किया इंफिनिटी, सेकेंड टाइम पुट किया माइनस इंफिनिटी और थर्ड टाइम पुट किया 0। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इनकी जो वैल्यूज हैं वो हम फाइंड करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है y इक्वल्स टू 2 टेंस टू पावर x। यहां मैंने a की वैल्यू को 2 पुट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक्सप्रेशन आपने देख लिया था, a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 ली है, और यहां पर मैं x की डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पुट करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 टर्म्स पुट करूंगा जो हमारे पास फिक्स होगी। पहली होगी इंफिनिटी, दूसरी होगी माइनस इंफिनिटी और तीसरी होगी 0। तीनों वैल्यूज पुट करके देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है।
देखिए जब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू ऑब्वियसली इन्फिनिटी मिलेगी, हम पहले देख चुके हैं अभी। x की वैल्यू जब हम माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमको 0 मिलेगी, और x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमको 1 मिलेगी। इस तरह से तीनों पॉइंट्स पर हमने चेक कर लिया है। आगे हम बात करते हैं, हम x की वैल्यू को पुट करेंगे 1 के इक्वल। x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 के इक्वल, ये मैंडेटरी है, आपको हमेशा ये स्टेप्स फॉलो करनी है जब भी आप एक्सपोनेंशियल ग्राफ को ड्रॉ करें। यहां पर आपको x की वैल्यू हमेशा 1 भी पुट करनी होगी। तो आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। अब आप इस वैल्यू को इंक्रीज करते जाएं और केवल एक या दो टर्म इंक्रीज करें, उसके बाद आपको नेगेटिव में वहां पे वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो यहां पर मैंने x की वैल्यू 2 पुट की है। 2 पुट करने पर y की वैल्यू मुझको 4 मिलेगी। 2 इंटू 2 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x की वैल्यू जब मैं 3 पुट करूंगा तो 2 पावर क्यूब होगा, दैट मीन्स इसका मीनिंग है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8। कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इसी तरह यहां पर x की वैल्यू जब मैं -1 पुट करूंगा तो -1 पुट करने पर y इक्वल्स टू मुझे मिलेगा 1/2, और 1/2 को हम 0.5 से डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू -1 सॉरी इसी तरह अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करें तो x की वैल्यू -2 पुट करने पर मुझे यहाँ पे जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी 1/4, और 1/4 को हम 0.25 से डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह एक दो टर्म्स मैंने नेगेटिव में और ली हैं, और उसके बाद मैंने एक टेबल ड्रॉ की है जिसमें मैंने सारी वैल्यूज को समराइज किया है। आप देख सकते हैं सारी जो वैल्यूज हैं वो मैंने समराइज कर ली हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे दोनों लाइंस ले ली हैं ग्राफ की, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस पर मैंने मेजरमेंट लिया है और उसी तरह से वाई एक्सिस पर मैंने मेजरमेंट लिया है। यहाँ मैंने जो ब्लॉक है उसकी जो वैल्यू है वो 1 डिजिट ली है, 1 2 3 4 5 इस तरह से, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। अब हम क्या करेंगे, हमें दी गई टेबल के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज को इंटरसेक्ट करना है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हम मार्क कर देंगे। तो चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर देते हैं दी गई वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सभी पॉइंट मार्क हो चुके हैं, और पॉइंट मार्क होने के बाद अब हमारा प्रोसेस होता है कि हम इन पॉइंट्स को मैच करें। चलिए मैच करते हैं पॉइंट्स को, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। ये काफी अच्छा ग्राफ आपको मिल रहा है। तो ये है आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब एक ही वैल्यू जब डिफरेंट डिफरेंट होगी तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो भी डिफरेंट बनेगा, लेकिन जो उसकी नेचर होगी, जो उसका शेप होगा वो इसी तरह का होगा, इससे डिफरेंट नहीं होगा। तो आपको समझ में आया एक्सपोनेंशियल ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है और एक्सपोनेंशियल ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ इसी टर्म में मिलेगा। दैट मीन्स इसका मीनिंग है कि जब हम इनपुट में कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो आउटपुट में हमको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज दिखाई देता है। तो क्लियर है आपको। आप यहां पे देख सकते हैं x की वैल्यू जब भी मैंने नेगेटिव पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव नहीं आई। समझ रहे हैं आप, x की वैल्यू जब भी मैंने नेगेटिव पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव नहीं आई। हाँ, नेगेटिव आ सकती है लेकिन उस कंडीशन में जब a की वैल्यू में नेगेटिव पुट करूं, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्राफ की कंडीशन में a की वैल्यू में नेगेटिव पुट कर ही नहीं सकता हूं। किसी भी कंडीशन में a की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी और इंफिनिटी से कम होगी। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है ये आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे लॉगरिथमिक ग्राफ के बारे में। यहां आप देख सकते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन मैंने लिखी है y इक्वल्स टू log a x। फिर से मैं रिपीट कर दूं, लॉगरिथमिक इक्वेशन मैंने लिखी है y इक्वल्स टू log a x। ये इसका एक्सप्रेशन होता है। अब इसमें कौन कौन सी टर्म क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हियर log इज द फंक्शन। log यहां पर एक फंक्शन की तरह वर्क करता है, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर साइन थीटा कोस्टा टेन थीटा, ये क्या साइन कोस्ट सॉरी जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर साइन कॉस टेन ये क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं।
ठीक इसी तरह से यहाँ पर लोगरिथमिक ग्राफ के लिए या लोगरिथमिक इक्वेशन के लिए log जो होता है वो एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर log क्या है, एक फंक्शन है। x को हम कहते हैं एक्सपोनेंट, x को हम कहते हैं एक्सपोनेंट या एज ए इनपुट ये वर्क करता है। a इज द बेस ऑफ द फंक्शन, और a क्या है यहाँ पे, इस फंक्शन का बेस है, इसको हम बेस से रिप्रेजेंट करते हैं। a यहाँ पर बेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप देख रहे होंगे पहले हमारी जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू a पावर x, और अब हमारी इक्वेशन है y इक्वल्स टू log a x। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, किस तरह से एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बनी है वो हम देखते हैं। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बाय डेफिनेशन log इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या लिखा है यहाँ पे, log इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। log क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप देख चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, उसका जो इनवर्स फंक्शन होता है वो log फंक्शन होता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब जब आप वहां पर किसी टर्म की पावर x पुट कर रहे थे, अब आपको यहां पर x मिलेगा y की टर्म में। अब आपको यहां पर क्या मिलेगा, x मिलेगा y की टर्म में। पहले आपको y मिल रहा था x की टर्म में, अब आपको x मिलेगा y की टर्म में। अगर हम इन दोनों को रिलेट करना चाहे तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखिए पहले मैंने यहां पे लिखा है x इज इक्वल टू a टेंस टू द पावर y, और यही कन्वर्ट होके जब लोगरिथमिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगा फंक्शन, तो हम यहां पे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू log a x। फिर से मैं रिपीट कर दूं, यहां एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखी है x इज इक्वल्स टू a पावर y, और यही इक्वेशन जब लोगरिथमिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू log a x। तो इस तरह से ये एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन होते हैं। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझना चाहें तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, पहले मैंने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल्स टू 3 टेंस टू द पावर 2, और यहां पर x की वैल्यू मैंने 2 पुट की है और a की वैल्यू 3 पुट की है। तो y की वैल्यू मुझको कितनी मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है, या 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। y की वैल्यू मुझको 9 मिल चुकी है। अगर मैं इसको लोगरिथमिक इक्वेशन में डिफाइन करना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक्सप्रेशन हम जानते हैं x इज इक्वल टू log a ब्रैकेट y, तो हम यहां पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 2, a की वैल्यू पुट कर देंगे 3, और y की वैल्यू पुट कर देंगे 9। तो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2 इक्वल्स टू log 3 9। यहां पर 3 बेस है, 9 को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, और 2 हमारा आउटपुट है। अब इसका एक कंसेप्ट होता है कि यहां पर जो आप बेस देख रहे हैं वो बेस कन्वर्ट भी किया जा सकता है। दैट मीन्स हम उस बेस को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए उस बेस की जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2 को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी और बेस में तो हम उस बेस में उसको चेंज कर सकते हैं। या हम बात करें कि अगर a की वैल्यू 5 है तो हम उस बेस को चेंज कर सकते हैं 10 में। a की वैल्यू अगर 10 है, उस बेस की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं 2 में। इस तरह से हम बेस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो वैल्यू चेंज कैसे होगी उसका प्रोसेस हम देखते हैं, किस तरह से बेस और फंक्शन के अंदर एक रिलेशन क्रिएट होता है। फंक्शन यहां पर आप देख रहे हैं, फंक्शन y इज इक्वल्स टू log ax कैन बी रिटन एज, y को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log bx अपॉन log ba। आप यहां पे देख सकते हैं y इक्वल्स टू log bx अपॉन log ba। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया इनके बेस को चेंज करने के लिए। तो जब मैं लिख रहा हूं log ax, इस log ax को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, log bx अपॉन log ba। पहले मैंने x को डिफाइन किया है और जो बेस लिया है वो मैंने एक नया बेस ले लिया है जिसको मैंने b से डिफाइन कर दिया, और उसको जब मैंने डिवाइड किया log ba से, जहां पर नया बेस है b और अब a भी एज ए इनपुट वर्क कर रहा है।
इस तरह से आपको क्या करना होता है, किसी फंक्शन का, किसी लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस चेंज करना होता है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं। अगर मैं b की वैल्यू a पुट कर दूं यहां पर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं log a x अपॉन log a a, log a x अपॉन log a a, और इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल्स टू log a x। अब log a a कहां गया, log a a की वैल्यू होती है 1, log a a की वैल्यू होती है 1। दैट मीन्स अगर आप कोई ऐसी टर्म ले लेते हैं जिसमें आपके पास एक्सपोनेंट और बेस दोनों की वैल्यू सेम हो, तो वहां पर उस लॉग फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। इसीलिए हमको वापस वही वैल्यू मिल गई जिसको हमने ब्रेक किया था, हमें फिर से मिला है log a x। जनरली वी टेक द बेस a इक्वल्स टू 10, और जनरली जो बेस होता है वो हम 10 लेते हैं, डेसिमल डिजिट्स में लेते हैं इनको। जो बेस है हम लेते हैं वो 10 लेते हैं जनरली। अगर आपको कोई ब्लैंक टर्म्स मिल जाए, केवल log x लिखा मिल जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर जो उसका बेस होता है वो 10 होता है। ये हम लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम एज्यूम करते हैं कि वहां पर जो इसका बेस है वो 10 है। यहां पर मैंने log फंक्शन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, वो प्रॉपर्टीज हम एक बार देख लें। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लिखी है log x इक्वल्स टू log बेस 10x। अब देखिए, अगर आपको इस तरह की कोई भी कंडीशन मिल जाती है जहां पर बेस रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, बेस लिखा हुआ नहीं है, तो वहां पर आप बेस क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। मैं आपको बता चुका हूं ये बात। अब देखिए, सेकंड प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं। अगर log a लिखा हुआ है, दैट मीन्स बेस भी यहां पर a है और एक्सपोनेंट भी यहां पर a है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो वहां पर इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी देखें। अगर हम फंक्शन के अंदर किन्हीं भी दो इनपुट को ले रहे हैं और दोनों मल्टीप्लीकेशन में हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं log a ब्रैकेट m इंटू n, तो यहां पर m और n हमारे पास दो इनपुट हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log a m प्लस log a n। इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log a n। तो आपको यहां पे अगर दो इनपुट के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो आपको यहां पे दोनों को अलग कर देना है और बीच में प्लस साइन लगा देना है। अगर आप यहां पर लिखें log a m डिवाइड बाई n, तो आप इसको लिख सकते हैं log a m माइनस log a n। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। अगर डिवाइड का साइन है दोनों इनपुट्स के बीच में, तो हम दोनों को अलग करके माइनस साइन बीच में लगाएंगे। अगर हमें इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी मिलती है log a m पावर n, तो आप यहां पे लिख सकते हैं n log a m। दैट मीन्स अगर इनपुट के अंदर आपको पावर दी जाती है, इनपुट की कोई पावर दी जाती है, तो आप उस पावर को आगे ले आएंगे और जो फंक्शन है वो उसी तरह से लिख देंगे n log a m। इज इट क्लियर टू यू? ये सारी चीजें आपको समझ में आई? आगे हम कुछ वैल्यूज देख लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। जब हम log के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो किस तरह से हमको उनका आउटपुट मिलता है। सबसे पहले हम यहां पर x की वैल्यू पुट करते हैं 1। जब मैंने log फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 1 पुट की, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। उसके बाद हम पुट करेंगे इंफिनिटी। x की वैल्यू हम इंफिनिटी पुट करेंगे। जब x की वैल्यू हम इंफिनिटी पुट करेंगे तो log इंफिनिटी की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, इंफिनिटी मिल जाएगी। उसके बाद हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब हम log फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे तो हमें log 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस इन्फिनिट। log 0 की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, माइनस इन्फिनिट मिलेगी। अगर हम log a में इनपुट डाल देंगे माइनस इन्फिनिट, तो वो अनडिफाइन होगा, मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और अगर हम log फंक्शन के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट कर दें एज ए इनपुट, तो वो भी अनडिफाइन होगा। दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू अगर इनपुट में जा रही है तो log फंक्शन उसको रेस्पॉन्ड नहीं करता है।
तो आपको समझ में आया कि किस तरह से अलग अलग वैल्यूज पुट करने पर इनकी क्या क्या वैल्यूज होती है, क्या क्या आउटपुट हमको मिलता है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं और सारे जो वैल्यूज हैं ये आपको लर्न करनी होगी। आगे हम बात करते हैं लॉग की अलग अलग वैल्यूज के बारे में। हम x की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे और उन अलग अलग वैल्यूज पे हम देखेंगे कि फंक्शन हमको आउटपुट क्या देता है। तो यहां पर मैंने बेस लिया है 10 और बेस 10 लेकर मैं यहां पर अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर रहा हूं लॉग की। तो चलिए देखते हैं, मैंने 10 वैल्यूज यहां पर ली हैं और आपको ये 10 वैल्यूज याद रखनी है। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता रहा। लॉग फंक्शन की एक टेबल होती है, काफी लंबी टेबल होती है जिसमें अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई होती हैं। तो लॉग की जो इतनी ज्यादा वैल्यूज हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम आप लॉग की 1 से 10 तक जो वैल्यूज हैं वो तो याद रखें। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल दी है। तो आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है log1 और बेस जो हमने लिया है वो सभी के लिए 10 लिया है, जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है log1। log1 की वैल्यू होती है 0, log2 की वैल्यू होती है 0.30, log3 की वैल्यू होती है 0.47, log4 की वैल्यू होती है 0.60, log5 equals to 0.69, log 6 equals to 0.77, log 7 equals to 0.84, log 8 equals to 0.90, log 9 equals to 0.95 और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि log की जो वैल्यू हमें मिल रही है, जो आउटपुट हमें मिल रहा है, वो पहले तो इंक्रीज हो रहा है। देखें आप, पहले यहाँ पे वो इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होता 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 कहां तक चला गया, वो 1 तक पहुंच गया। तो 0 से 1 तक पहुंचने में उसने कितने स्टेप्स ली, 10 स्टेप्स ली। मतलब log 1 से log 10 तक वो 0 से 1 के बीच में लाइक करेगी। तो यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज हैं, आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। इसके बाद हम लोगरिथमिक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लोगरिथमिक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, y इज इक्वल्स टू log 2x। 2 यहाँ पर मैंने बेस लिया है। तो अब मैं इसका बेस चेंज करूंगा। बेस चेंज करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, मैंने आपको बेस 2 के लिए log की कोई भी वैल्यूज नहीं बताई हैं। मैंने किसकी वैल्यूज बताई हैं आपको? बेस 10 पर ही मैंने अलग अलग वैल्यूज आपको फाइंड करके बताई हैं, लेकिन बेस 2 के लिए मैंने आपको कोई भी वैल्यूज नहीं बताई हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको बेस को चेंज करना होगा। क्योंकि आपको बेस 10 के बारे में पता है, इसलिए आप इसको बेस 10 में चेंज कर देंगे और चेंज करने का जो प्रोसेस है वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो इस फंक्शन को हम चेंज करेंगे। यहां पे मैं लिख सकता हूं log 2x इज इक्वल्स टू log 10x अपॉन log 10 2, log 10x अपॉन log 10 2। अब यहां पर log 10x तो मैं वैसे ही लिख दूंगा और log 10 2 की वैल्यू क्या होती है? log 10 2 की वैल्यू होती है 0.30। मैंने केवल 2 ही डिजिट्स ली हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही डिजिट्स होती हैं। यहाँ पर ये जो डिजिट्स हैं वो पॉइंट्स में आगे बढ़ती जाती हैं, लेकिन काफी ज्यादा अमाउंट में ये इंक्रीज होती जाती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने केवल 2 ही डिजिट ली हैं और आपको भी ऐसा ही करना है। तो log 10x मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और log 10 2 की वैल्यू 0.30 होती है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब आप करेंगे क्या? अब आप x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिट पुट करेंगे, इन्फिनिट पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। इस तरह से वैल्यूज पुट कर करके आपको यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो भी हमारे पास log 10x की वैल्यू आएगी उसको हमको 0.30 से डिवाइड भी करना है, तभी हमको y की वैल्यू मिलेगी। ऐसा आप ना करें कि आप x की वैल्यू 1 पुट कर दें, उसकी वैल्यू फाइंड कर ले तो वो y की वैल्यू हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो y की वैल्यू कैसे हो सकती है? आपको 0.30 से उसको डिवाइड भी तो करना होगा। तो आपको यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। हमने x की वैल्यू पहले पुट की है 0। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू मुझको क्या मिली? माइनस इन्फिनिट मिली। जब मैं x की वैल्यू को 1 पुट करूंगा y की वैल्यू कितनी मिलेगी?
0 मिलेगी। 0 क्यों मिलेगी वो हम पहले देख चुके हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है, मैंने आपको 0 पुट करके बताया था, x की वैल्यू 1 पुट करके बताया था, x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करके बताया था, और x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पुट करके भी बताया था कि जब हम ये अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं लॉग फंक्शन के अंदर तो हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो वो सभी के लिए यूनिवर्सल है, चाहे बेस कुछ भी हो। तो x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू इनफाइनाइट तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करूंगा। x की वैल्यू 2 पुट क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे यहाँ पर x की वो वैल्यू हमेशा पुट करनी है जो बेस में आपको दी हुई है। याद रखें, मुझे x की वैल्यू वो जरूर पुट करनी है जो बेस में हमको दी गई है। तो बेस में हमको दिया है 2, इसलिए हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और log बेस 2 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमको मिलेगी 1.56। x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, y की वैल्यू मिलेगी 2। x की वैल्यू 5 रखेंगे, y की वैल्यू हमें मिलेगी 2.3। और अब आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं ली है, क्योंकि नेगेटिव टर्म लॉग के अंदर अनडिफाइन होती है। लॉग फंक्शन में जैसे ही नेगेटिव टर्म जाती है वो उसको अनडिफाइन कर देता है, वो उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स नहीं लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने वैल्यू 0 ली है और 0 से लेकर हम आए हैं 1 तक, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं इसका। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की थी तो y कहां पर था? माइनस इन्फिनिटी पे था। और जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y कहां चला गया? सीधा 0 पे चला गया। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी, और 0 से 1 के बीच में ये जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है? माइनस इनफाइनाइट का डिफरेंस है। दैट मीन्स ये नेगेटिव टर्म्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं, जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू मुझको 1 मिली, x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू 1.56 मिली, x की वैल्यू 4 पुट की, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5 पुट की, y की वैल्यू 2.3 मिली। इस तरह से आप देख सकते हैं कि वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। तो आपको ये वैल्यू इस तरह से इंक्रीज करनी है। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं और अब हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे, और टेबल ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो हमने यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर ली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो पार्टीशन मैंने किए हैं टेबल के, और इसमें x की वैल्यू मैंने पुट की है 0 1 2 और 3 4 इनफाइनाइट। y की वैल्यू मुझको मिल रही है माइनस इनफाइनाइट 0 और 1 और 1.56 3 सॉरी 1.56 2 और इनफाइनाइट। ये सभी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो सभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स अब मैं मार्क करूंगा। तो चलिए मार्क करते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट मार्क कर दिया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सारे पॉइंट मैंने मार्क कर दिए हैं। और अब इन पॉइंट्स को मैं मैच करूंगा। चलिए ग्राफ कैसा बनता है देखते हैं। अब देखिए हमारे पास एक ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरह से, बड़ा अच्छा ग्राफ हमें मिला है। चलिए, हमने लोगरिथमिक ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। लोगरिथमिक ग्राफ की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो हमने देखा था कि जो लॉग फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है? रिवर्स फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिवर्स होता है लोगरिथमिक फंक्शन। तो ये जो लोगरिथमिक फंक्शन है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इनके ग्राफ में भी कोई रिलेशन होगा। अगर एक फंक्शन दूसरे का रिवर्स है तो इनका ग्राफ भी रिवर्स बनना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर ऐसा है तो हम दोनों ग्राफ को कंपेयर करके देख लेते हैं एक बार। तो चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूं सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो कि हमने ड्रॉ किया था। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ था जो मैंने किस पे लिया था? y इक्वल्स टू 2 पावर x, y इक्वल्स टू 10 पावर x। और यहाँ पर जो मैंने लोगरिथमिक ग्राफ लिया है वो लोगरिथमिक ग्राफ लिया है कुछ इस तरह से। तो दोनों ग्राफ हमारे पास हैं जो कि हमने पहले ड्रॉ कर लिए हैं, और इन दोनों ग्राफ में आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि अगर मैं लॉगरिथमिक ग्राफ को और एक्सपोनेंशियल ग्राफ को ध्यान से देखूं
तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स मुझको दिखाई दे रहे हैं, जैसे दोनों के बीच में मैंने कोई मिरर रख दिया हो और दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हों। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करके भी आपको दिखा दूं। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एक मिरर को। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक मिरर को रिप्रेजेंट कर रही है कि लॉगरिथमिक ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे एक मिरर रख दिया है और इस मिरर से हमको क्या मिलेगा? इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा वो मैं अब ड्रॉ करता हूं। इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा, आप यहां देख सकते हैं। अब आपको ये जो रिफ्लेक्शन दिखाई दिया एक्चुअल में यही एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी है। यही क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ दिया है और उसका लॉगरिथमिक ग्राफ पूछा है तो आप पहले एक्सपोनेंशियल ग्राफ को ड्रॉ कर लें और यहां पर उसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर लें। जहां पर 1 वैल्यू आ रही है x की, वहां पे आप y की वैल्यू 1 कर दो। जहां पे x की वैल्यू 2 आ रही है वहां y की वैल्यू 2 कर दो। जहां पे x की वैल्यू 3 आ रही है वहां पे y की वैल्यू 3 कर दो। इस तरह से आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर देना है। दैट मीन्स x की जगह y और y की जगह x कर देना है। ये जब पॉइंट्स आप इंटरचेंज कर देंगे तो आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए। मैंने यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 2 ली है। आप यहाँ पे a की कोई दूसरी वैल्यू लेके देखिए और उस पर ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो आपको इसमें मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 ली है, आप x की कोई और वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखिए और फाइंड कीजिए कि क्या यही कंडीशंस आपको मिल रही हैं और मुझे कमेंट में आंसर कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने एक्सपोनेंशियल ग्राफ और लॉगरिथमिक ग्राफ दोनों ग्राफ देख लिए हैं। आगे हम बात करेंगे एलर्स नंबर के बारे में। एलर्स नंबर जो हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों से ही रिलेटेड है, लेकिन आज के लेक्चर में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर काफी लेंथी हो सकता है। तो एलर्स नंबर के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे साइनसोइडल ग्राफ के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाता है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती या आप कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है समझने में, कंसेप्ट वाइज, इक्वेशन वाइज या ग्राफ में जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इसे उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है। ये कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी संस्था विद्यार्थियों को YouTube के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें मुफ्त शिक्षा की आवश्यकता है। हमारी संस्था IIT JEE नीट कक्षा 11, कक्षा 12, CBSE या स्टेट बोर्ड में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को फिजिक्स वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराती है। वीडियो की गुणवत्ता ठीक हो उसके लिए हमने समझाने के लिए एनिमेशन का उपयोग किया है जिससे फिजिक्स जैसा कठिन विषय आसानी से समझ आ सके। आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगामी आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। IIT नीट, CBSE और स्टेट बोर्ड से संबंधित सूचना तथा वीडियो लेक्चर्स की जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।